हेलो गाइस, मैं श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग महाराजपुर मंडला से जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी में जो टॉपिक है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मिडवाइफरी, इसको हिंदी में हम कहते हैं मिडवाइफरी से संबंधित कानूनी एवं नैतिक पहलू, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ फर्स्टली हम देखेंगे कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मिडवाइफरी की एक मिडवाइफरी की कानूनन जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि एक मिडवाइफरी की होती हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे अभी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो जो मिडवाइफरी है, मिडवाइफरी की कानूनन जिम्मेदारियों से तात्पर्य है यह एक मिडवाइफरी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां करते समय पालन किए जाने वाले नियम। इसका मतलब है कि मिडवाइफरी की जो कानूनन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसे क्या समझते हैं कि मिडवाइफरी द्वारा जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है यह कहलाता है। फिर और इसमें है मिडवाइफरी वह होती है जो कि महिला को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा परप्यूरियम के दौरान सेवा प्रदान करती है। मिडवाइफरी क्या होती है कि जो महिला को, एक वुमन को प्रेगनेंसी से लेकर प्रसव अवस्था तक, डिलीवरी और परप्यूरियम तक जो केयर प्रोवाइड करती है, सेवा देती है, वह हमारी मिडवाइफरी कहलाती है। ये एक सिंबल है रजिस्टर्ड नर्स का, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो देखने वाले हम कि नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही की क्या क्या लापरवाही हो सकती हैं, या फिर लापरवाही क्या कहलाता है। लापरवाही हम किसे कह सकते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करना जो कि एक विवेकशील एवं विचार व्यक्ति नहीं करता, उसे हम लापरवाही कहते हैं। लापरवाही हम किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी पर्सन द्वारा ऐसा कार्य करना जो कि एक विवेकशील और एक विचारवान व्यक्ति नहीं करता, यह हमारा क्या कहलाता है? लापरवाही। और गाइस, आप लोग को ये बहुत पता भी होगा कि जो नर्सिंग है, जो केयर प्रोवाइड करती है, उन्हें हमेशा कॉन्शियस होकर पेशेंट की केयर करना होता है, क्योंकि उनके द्वारा एक छोटा सा भी माइनर से भी माइनर यदि वो मिस्टेक करते हैं या फिर उनसे गलती से भी कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए नर्स को हमेशा एक अच्छे से कार्य करना, एक विवेकशील होकर, विचारवान होकर किसी भी काम को करना है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग में। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के दृष्टिकोण से देखें तो एक नर्स द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों मतलब प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान ऐसा कार्य करना जो कि एक विवेकशील एवं विचार व्यक्ति नहीं करता, उसे हम लापरवाही कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मिडवाइफरी को निम्न ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिसमें हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें है फर्स्ट जो हम देखेंगे कि इसमें है रोगी को गलत दवा देना, गलत मात्रा में देना और गलत तरीके से देना, गलत समय पर देना। ये एक हमारा क्या कहलाता है? यह एक परिस्थिति है जिसमें हम मिडवाइफरी को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि कोई मेडिसिन वो गलत टाइम में देगी, गलत पेशेंट को देगी, तो जिससे क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए यह एक ऐसा प्रॉब्लम है या फिर ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम मिडवाइफरी को गलत ठहरा सकते हैं, इसलिए उसे हमेशा कॉन्शियस होकर मेडिसिन देना है। इसके बाद हम देखते हैं मिडवाइफरी द्वारा रोगी एवं उसके परिजनों की शिकायत, तो शिकायत को अनदेखा करना। यदि कोई व्यक्ति मिडवाइफरी के पास, अपनी व्यक्ति पेशेंट हो सकता है, उसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, यदि वो एक मिडवाइफरी के पास अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी शिकायत को लेकर आते हैं और मिडवाइफरी उसे नहीं सुनती, उसे अनदेखा करती है, तो इस परिस्थिति में भी हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट है मिडवाइफ द्वारा रोगी तथा नवजात की गलत पहचान करना। यदि मिडवाइफ पेशेंट के बेबी को गलत पहचान करी, गलत आइडेंटिफाई करी, जिसमें बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी उसे गलत ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट है रोगी अथवा उसके परिजनों द्वारा रोगी को दिए जा रहे उपचार तथा उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मांगने पर अनदेखा करना। ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एक नर्स या फिर एक मिडवाइफरी पेशेंट की केयर करती है या फिर उसे छोटा सा ट्रीटमेंट दे रही, सपोज आप बोल सकते हो कि उसे मेडिसिन ही क्यों ना दे रही हो या फिर इंजेक्शन ही क्यों ना लगा रही हो,
तो उसमें जो प्रोसीजर्स रहते हैं उसमें मेन ये फर्स्टली ये रहता है कि पेशेंट को हमें बताना है, ठीक है, कि हम आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये पैरासीटामोल का इंजेक्शन है, या फिर एग्जांपल ये एक पेन का इंजेक्शन है जिससे आपका जो दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वो ठीक हो, वो दूर होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये है कि जो भी हम प्रोसीजर करते हैं या फिर हम जो भी उपचार करते हैं वो पेशेंट को बताना ज़रूरी है। यदि इस वाली प्रॉब्लम में ये है, यदि परिजनों द्वारा जो फैमिली मेम्बर से वो पेशेंट से वो नर्स से बोल रहे हैं कि आप हमें जानकारी दो, बताओ कि हमारा पेशेंट कैसा है, ये बोलने पर भी यदि नर्स या फिर मिडवाइफरी उसको जानकारी नहीं देती है, उस जानकारी को अनदेखा करती है, तो यह भी हमारा किस में आता है, एक लापरवाही में आता है, और इस कंडीशन में हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट है मिडवाइफ द्वारा सही समय पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना। आप सभी को पता है गाइस कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फील्ड में, कि हम जो भी प्रोसीजर करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हमें रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि एक मिडवाइफ सही समय पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है तो इस कंडीशन में भी हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्य नर्सिंग प्रक्रिया एवं ये सर्जिकल क्रियाओं जिसमें एनेस्थीसिया का उपयोग होता है, उसमें हम एक रिटर्न कंसल्ट फॉर्म को फिल करवाते हैं। यदि ये मिडवाइफरी नहीं करवा रही है, मतलब एक कंसल्ट फॉर्म होता है जब हम एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं या फिर कोई भी सर्जरी करते हैं, तो उसमें हम पेशेंट या फिर उसके फैमिली मेम्बर से एक कंसल्ट फॉर्म को फिल करवाते हैं, उसमें साइन करवाते हैं। यदि ये मिडवाइफरी नहीं कर रही है तो उसमें भी उसे हम दोषी ठहरा सकते हैं। जो लास्ट है वो है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान औजारों का मरीज के अंदर ही छूट जाना। यदि कोई प्रोसीजर हो रहा है और उस दौरान कुछ औजार या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो, सीजर बोल सकते हो, यदि वो पेशेंट के अंदर ही रह जा रहा है, तो इस कंडीशन में, इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में हम मिडवाइफरी को दोषी ठहरा सकते हैं। तो ये जो अभी हमने टॉपिक्स देखे हैं वो है नेग्लिजेंस, लापरवाही ऑफ मिडवाइफरी। ये एक जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक वो है डॉक्टर है या फिर ओटी मेंबर है, वो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की काउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफरी की, मिडवाइफरी की कानूनन जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है टू एडमिनिस्टर्ड राइट डोज टू अ राइट पेशेंट, टू एडमिनिस्टर राइट डोज एंड राइट पेशेंट। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मिडवाइफरी होती है उसको मरीज को दवाई देते टाइम, मेडिसिन देते टाइम कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। वो नियम नीचे दिए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट टू एजुकेट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रेफ्यूज, राइट असेसमेंट एंड लास्ट वन इज राइट इवैल्यूएशन। ये कुछ नियम है जिनको हमें दवाई देते टाइम सख्ती से पालन करना चाहिए। जो सेकंड है, सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, की रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स हैं, वो कानूनन रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हम इनका क्या करते हैं, लीगली एक एविडेंस के रूप में, एक सबूत के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह जो ये रिकॉर्ड है वो डॉक्टर्स के लिए, मिडवाइफरी के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए खुद का एक सेल्फ सुरक्षा के रूप में या फिर सुरक्षा प्रदान करने के रूप में कार्य करते हैं समय आने पर। इसीलिए मिडवाइफरी को हमेशा जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करना है। नेक्स्ट है एडिक्वेट कम्युनिकेशन। एडिक्वेट कम्युनिकेशन मतलब हमें हमेशा या फिर लगातार पेशेंट से कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन में हम ये कर सकते हैं कि मिडवाइफरी को हमेशा पेशेंट से या फिर उसके फैमिली मेम्बर से उसकी स्थिति के बारे में बातें करना है, पूछना है कि वो जब हॉस्पिटल में आया था तब उसकी कंडीशन कैसी थी और अभी उसकी कंडीशन कैसी है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है उससे उसे रिलीफ मिल रहा है या फिर जो भी वो प्रॉब्लम्स को बता रहा है, तो उस प्रॉब्लम्स को हमें ध्यान से सुनना है और उससे सॉल्व भी करना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि पेशेंट खुद से आके हमें बताए कि वो कैसा फील कर रहा है या फिर उसकी कंडीशन क्या है। हमें खुद से आगे से जाकर उससे कम्युनिकेशन करना है और उसके साथ एक
अच्छा व्यवहार या फिर मधुर विश्वासपूर्ण रिलेशन बनाना है और उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना है। नेक्स्ट जो है 4th पॉइंट है हमारा, टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी। हमें पेशेंट को इंजुरी से बचाना है। पेशेंट है उसे कभी भी, या फिर सपोज आप बोल सकते हो कि एक्लैम्सिया का पेशेंट है, तो आपको पता होगा गाइस, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि एक्लैम्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को सीजर्स आना या फिर दौरे आते हैं या फिर दौरे भी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें पलंग से नीचे गिरने से बचाना है, उसे जो हमारे नुकीले औजार है उसे दूर रखना है, उसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान या फिर इंस्ट्रूमेंट को नहीं रखना है। तो मेन टॉपिक हमारा इसमें ये है कि उसे हमें इंजरी से प्रिवेंट कराना है। नेक्स्ट है काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी करते समय, सर्जरी प्रक्रिया के दौरान हमें इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना है, उनकी गिनती रखना है ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के अंदर ना रह जाए। और भी हम इसमें करा सकते हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे कि मिडवाइफ को मरीज और उसके फैमिली मेंबर से किसी भी प्रकार के गिफ्ट्स या फिर रिश्वत की मांग नहीं करना चाहिए, या फिर वो दे भी रहे हैं तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कि मरीज या फिर पेशेंट या फिर उसके फैमिली मेंबर जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी शिकायत करते हैं तो उन्हें उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि एक मिडवाइफरी को हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस करना है, अपनी जो वो केयर प्रोवाइड कर रही है या फिर जो भी प्रोसीजर कर रही है उसको अप टू डेट करना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग। नर्स के लिए कौन कौन से आचार संहिता है वो देखते हैं कि नर्सिंग की मूलभूत जिम्मेदारियां क्या हैं। तो जो नर्सिंग की मेन जो जिम्मेदारियां वो हैं 4। फर्स्ट है जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कि हमें हेल्थ को कैसे बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देना है। इसमें हम बोल सकते हैं नर्स कि पेशेंट को वो अच्छा डाइट ले, अच्छा अपना रूटीन रखे, टाइम टू टाइम को खाना खाए, वो एक्सरसाइज करे, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, प्रॉपर चेकअप्स के लिए जाए। तो इससे क्या होगा कि उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा रहेगा और उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। हमें बीमारियों की रोकथाम करना है, उसे बताना है कि उसे कैसे प्रिवेंट रखना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, और जो भी डिसीज़ जो हो रही है इन्वायरमेंट से उससे उन डिसीज़ों से, उन बीमारियों से अपने आप को बचाना है। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ पेन। एलिवेशन ऑफ पेन मतलब कि उसके दर्द से मुक्ति दिलाना, जो भी उसे प्रॉब्लम हो रहा है डिसीज़ की वजह से, तो उस प्रॉब्लम को, उस पेन को उसे कम करना है। इसमें और भी टॉपिक्स है जो हम देखते हैं। नर्स को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते समय धर्म, जाति, लिंग या फिर रंग, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लिए सिर्फ पेशेंट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि वो किस धर्म का है, किस रंग का है, उसका सोसाइटी में कैसा स्टेटस है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है। ये सब चीज़ों का हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें एज अ नर्स अच्छे से पेशेंट की देखभाल करना है, सारे पेशेंट को एक समान देखते हुए। नेक्स्ट है नर्स को लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय उनके रीति रिवाजों, धार्मिक आस्थाओं तथा विश्वास का सम्मान करना चाहिए। नर्स को हमेशा जो भी वो ट्रीटमेंट दे रही, जो भी वह स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है, उस समय या फिर उसको पेशेंट के रीति रिवाजों, धर्म, आस्थाओं, विश्वास की वो क्या मानता है, क्या उसका धर्म है, उसके रीति रिवाज क्या, उन सबको देखते हुए उसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। नर्स को लोगों की सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरे प्रयास करने चाहिए। नर्स को लोगों की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु हर एक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक नर्स का प्राथमिक उत्तरदायित्व वह होता है कि वह पहले उन्हें ट्रीटमेंट दे जिन्हें उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नर्स को मरीज द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त जानकारियों को गोपनीय रखना है। पेशेंट आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना है तो एज अ नर्स आपको उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी और दूसरे पेशेंट को या फिर किसी और दूसरी नर्स को जाके शेयर नहीं करना है। नर्स को अपने समस्त सहकर्मियों के साथ मधुर, सहयोगात्मक तथा विश्वासपूर्ण संबंध बनाए रखना है। नर्स को हमेशा अपने
अपने कोऑपरेटिव, अपने कोवर्कर्स, अपने हॉस्पिटल स्टाफ, पेशेंट, फैमिली मेम्बर, सबके साथ एक मधुर और एक सहयोगात्मक का संबंध बनाए रखना है। तो आज के टॉपिक जो हमने देखे हैं वो है मिडवाइफरी से संबंधित कानूनी एवं नैतिक पहलू क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमने देखा था वो था लीगल एस्पेक्ट की, क्या क्या लीगल एस्पेक्ट होते हैं। उसमें हमने देखा था ये कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये देखा था कि एक रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए या फिर मिडवाइफरी के लिए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखा था वो था लापरवाही की, कौन कौन सी ऐसी लापरवाही है जो कि एक मिडवाइफरी द्वारा होती है और उन लापरवाहियों के तहत उसे हम दोषी ठहरा सकते हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके बाद जो टॉपिक हमने देखा था वो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफरी की, मिडवाइफरी की कानूनन जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक देखे थे, मैं शॉर्टली रिव्यू करूंगी। कि फर्स्ट जो देखा था वो था टू एडमिनिस्टर्ड राइट डोज टू अ राइट पेशेंट। नेक्स्ट जो देखा था वो था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। फिर देखा था कि एडिक्वेट कम्युनिकेशन होना चाहिए टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी, पेशेंट को किसी भी प्रकार की इंजुरी से बचाना है। नेक्स्ट जो देखा था वो था इंस्ट्रूमेंट काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जरी की, सर्जरी के बाद हमें काउंटिंग करना है, पहले और बाद में हमें इंस्ट्रूमेंट की काउंटिंग करना है। फिर जो देखा था नेक्स्ट वो था रिटर्न कंसल्ट की, लिखित में हमें उसकी सहमति को लेना है, एक रिटर्न कंसल्ट फॉर्म को फिल कराना है और कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे थे। उसके बाद जो लास्ट हमने जो टॉपिक देखा है वो है नर्सिंग के लिए कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग की, नर्सिंग की क्या क्या मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें हमने देखा था प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड एलिवेशन ऑफ पेन। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और यदि आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।